गुड इवनिंग एवरीवन। काफी दिनों बाद के जो है बातचीत हो रहा है यहाँ पे। तो देखिए, कल आपने लगाया होगा मॉक टेस्ट, तो बताइएगा कैसा लगा मॉक टेस्ट, कितने सवाल आपको बने। खैर, बताइए ना बताइए वो आपके ऊपर है, लेकिन पढ़ाई करिए अच्छे से। सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए। और सेल्फ स्टडी पे ध्यान दीजिए, जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे उतने अच्छे से आपको नौकरी जल्दी मिलेगी। और बाकी फिर भटकाव करते रहेंगे तो भटकाव होता रहेगा। और अगर आप उस भटकाव से बचना चाहते हैं तो आके ज्वाइन कर सकते हैं फाउंडेशन कोर्स के अंदर। भटकना नहीं पड़ेगा, सारी चीज़ें जो है आपको एक जगह मिल जाएंगी। और उसके बाद आप भी जो है एक जगह मिलेंगे, और वो कहाँ पे है, वो है स्कूल के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले बता दें यहाँ पर, वेलकम बैक एवरीवन वंस अगेन टू द चैनल। इसका नाम है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उसी के साथ अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ पे आपकी तैयारी कराई जा रही है एस्टेट संबंधित, और उसी के साथ साथ कराई जा रही है आपकी बीपीएससी पीजीटी संबंधित। ठीक है, तो इन दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी धड़ल्ले से। तो फटाफट से इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे हम अपने जो पॉइंट नंबर डी है उससे स्टार्ट करते हैं। और डी देखिए क्या बोल रहा है। डी बोल रहा है आपके डेप्थ परसेप्शन के बारे में। डी क्या बोल रहा है, डी बोल रहा है आपके गहनता प्रत्यक्षण के बारे में। डेप्थ परसेप्शन प्रेक्षक से किसी वस्तु की दूरी का प्रत्यक्षण, या किसी ठोस वस्तु के सामने से पीछे की दूरी। ठीक है, अभी ये देखिए आपको ये केवल स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन अभी देखिए आपको लगेगा कि ये वाला जो भाग है ये आगे है, ये जो है फ्रंट में है, और ये जो है पीछे, आपको ये जो दिख रहा है ये पीछे आपको दिख रहा है। ठीक है, ये जो ये वाला है, यहाँ देखिए ये जो पीछे वाला पोर्शन है आपको समझ में आ रहा है कि ये जो है ए साइड आगे है, बी साइड पीछे है। ये क्यों हो रहा है? स्क्रीन तो आपकी 2D में है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप क्या कर पा रहे हैं, आपकी आंखें जो है डेप्थ परसेप्शन को ये रिसीव कर पा रही है प्रॉपरली। और नहीं कर रहे हैं तो कहाँ जाएंगे आप? ऑप्थोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ऑप्थेमोलॉजिस्ट के पास जाएंगे। ठीक है, प्रेक्षक से जो भी ऑब्जर्वर है से किसी वस्तु की दूरी है ना, आपसे कितना दूर है कि प्रत्यक्षण, या किसी ठोस वस्तु के सामने से पीछे की दूरी, ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी गहनता प्रत्यक्षण। और इसी गहनता प्रत्यक्षण के अंदर आपको पढ़ने मिलेगा चैप्टर नंबर 5 के अंदर, क्या आपको पढ़ने मिलेगा? मोनोक्यूलर, और उसी के साथ आपको पढ़ने मिलेगा बाइनोक्यूलर। ठीक है, ओके। उसके बाद देखेंगे हम विकास क्या है। विकास जो है, जो भारत में चल रहा है वो विकास है, या फिर यहाँ पे और किसी विकास की बात हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है आपके विकास की, यानी कि आपके डेवलपमेंट की। प्रगामी, क्रमिक एवं पूर्व कथनीय परिवर्तन का संरूप जो गर्भधारण के साथ प्रारंभ होता है और पूरे जीवन विस्तृति के दौरान जारी रहता है। अंग्रेजी वाले एक बार ये जो डेवलपमेंट की डेफिनेशन है देख लेंगे। प्रगामी बड़ा ही डिफिकल्ट सा शब्द हो गया यहाँ पे। ठीक है, क्रमिक तो सीरियल वाइज हो रहा है, पूर्व कथनीय पहले से बता सकते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। एक बार आप जो है डेवलपमेंट की डेफिनेशन अच्छे से देख लेंगे चैप्टर नंबर 4 से। उसी के साथ साथ आप जो ग्रोथ की डेफिनेशन है, इंग्लिश वालों की खासतौर पे बात कर रहे हैं, वो एक बार उसको लुक आउट कर लेंगे, देख लेंगे उसको एक बार। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, तो प्रगामी, क्रमिक एवं पूर्व कथनीय परिवर्तन का स्वरूप, यहाँ पे क्या देखने मिलते हैं आपको? चेंजेस देखने मिलते हैं आपके जन्म से लेके। ठीक है, आप जब एक जाइगोट होते हैं वहां से लेके आपकी मृत्यु तक, जब मृत्यु शैया पे आप लेटते हैं तब तक क्या होता रहता है? आपका डेवलपमेंट होता रहता है किसी न किसी प्रकार से। ठीक है, मांसपेशियां पहले बढ़ती हैं, फिर डाउनग्रेड होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से डेवलपमेंट चलता है आपका, अलग अलग स्टेजेस होती हैं, वही स्टेजेस पढ़नी है आपको डीपली अंदर चैप्टर्स के अंदर। उसके बाद देखिए चैप्टर नंबर 5 से एक और चीज आती है निकल के आपकी, वो क्या है? वो है यहाँ पर आपकी भेद सीमा। भेद सीमा क्या है? डिफरेंस थ्रेशोल्ड, अपने नाम के जस्ट अपोजिट है ये। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? डिफरेंस थ्रेशोल्ड क्या बोल रहा है? उद्दीपक के जोड़े में वह न्यूनतम अंतर जिसका प्रत्यक्षण हो सके। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम डिफरेंस थ्रेशोल्ड, डिफरेंस लीमन यानी कि भेद सीमा। इसके पहले आपने क्या पढ़ा था? एब्सोल्यूट लीमन यानी कि निरपेक्ष दहली के बारे में आपने पढ़ा था, तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। एब्सोल्यूट थ्रेशोल्ड एंड डिफरेंस थ्रेशोल्ड के बीच में, मतलब यहाँ पे ये एक है लड़की स्मार्ट या लड़का स्मार्ट, और यहाँ पे है दूसरा लड़की या लड़का स्मार्ट। ठीक है, तो इन दोनों की स्मार्टनेस में क्या डिफरेंसेस है? वही क्या है कि ये स्टिमुलस, इसको आप कम स्मार्ट बोल रहे हैं, इसको आप ज्यादा स्मार्ट बोल रहे हैं, वही क्या है आपका? वही आपका डिफरेंस थ्रेशोल्ड है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, यही आपका डिफरेंस थ्रेशोल्ड है। एंड जो एब्सोल्यूट लीमन है वो आप कवर कर चुके हैं लेक्चर नंबर 1 के अंदर। उसके बाद देखिए ये पढ़ने मिलेगा कहाँ पे? चैप्टर नंबर 5 के अंदर। अगली बात करेंगे विभेदन से संबंधित, इंपॉर्टेंट है, डिस्क्रिमिनेशन की बात हो रही है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पे? भेदभाव करना है, किसके साथ करना है देखते हैं। प्राचीन अनुबंधन में एक अनुबंधित और अन्य दूसरे उद्दीपक जो किसी अन्य अनुबंधित उद्दीपक का संकेत नहीं देते, इनके बीच विभेद करने की क्षमता। ठीक है, मतलब अभी कंडीशनिंग अगर बेल के साथ हुई है तो आप किसी फोन के रिंगटोन से आप जो है वहां पे जो डॉग है उसका लार का स्त्राव वहां पर नहीं होगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को हम कहते हैं आपका डिस्क्रिमिनेशन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में उद्दीपकों के प्रति अलग ढंग से अनुक्रिया करना, जो ये संकेत भेजता है
कि कोई व्यवहार प्रबलित होगा या नहीं प्रबलित होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। जो ऑर्गेनिज्म है वो सीखता है कि हम हमारा जो स्टिमुलस है, कंडीशन स्टिमुलस, वो कौन सा है प्रॉपरली वाला और कौन सा है प्रॉपरली वाला नहीं। उसके बाद देखिए, जिस प्रकार से आपको यहाँ पे अगला चीज देखने मिल रही है वो क्या है, वो है आपका यहाँ पर डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी कि अपसारी चिंतन, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा चिंतन जो मौलिक, आविष्कारशील और लचीला है। ठीक है, क्रिएटिविटी के लिए कौन सा काम आएगा, हमेशा अपसारी काम आएगा, नॉट योर कन्वर्जेंट थिंकिंग। ऐसे प्रश्न जिनके कई उत्तर हो सकते हैं, उन सभी प्रकार के उत्तरों को खोजने के लिए विभिन्न दिशाओं में चिंतन उन्मुख होता है, और जो सृजनात्मकता की विशेषता है, क्रिएटिविटी की विशेषता क्या है, आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग। ठीक है, एक ही प्रश्न है, उसके क्या हो सकते हैं, कई सारे उत्तर हो सकते हैं। वहां पे क्या लगाएंगे आप, वहां पे लगाएंगे आप डाइवर्जेंट थिंकिंग। पढ़ने मिलेगा आपको चिंतन वाले चैप्टर के अंदर, जहां से आपका सवाल आया था पीजीटी में 2 बार। 2 बार मतलब 2 सवाल आए थे। अगला देखिए, वो है आपका विभक्त अवधान यानी कि डिवाइडेड अटेंशन, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ने मिलेगा। ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें अवधान दो या अधिक उद्दीपकों के समुच्चय के मध्य विभक्त होता है। आप गाड़ी भी चला रहे हैं और ब्रश भी कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या है, आपका विभक्त अवधान है। यहाँ भी ध्यान है, अवधान दो या अधिक उद्दीपकों के बीच में। ठीक है, मतलब आप ड्राइव भी कर रहे हैं, गाना भी सुन रहे हैं और ब्रश भी कर रहे हैं और फोन पे बात भी कर रहे हैं। ठीक है, उद्दीपकों के समुच्चय के मध्य विभक्त होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डिवाइडेड अटेंशन। उसी के साथ आप क्या कर रहे हैं, वीडियो को देखते देखते केवल वीडियो ही देख रहे हैं, ये क्या बोलेंगे हम, सेलेक्टिव अटेंशन। आपका पूरा ध्यान कहाँ पर है, यहीं पर केंद्रित है, क्योंकि आपने इस वीडियो को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। अगला देखिए, द्विसंकेतन सिद्धांत, जिसके आने की संभावना बढ़ जाती है। डुअल कोडिंग थ्योरी अभी तक पूछा नहीं गया है पीजीटी के अंदर, तो आप ध्यान रखें। किसने दिया है यहाँ पे दिया आपको पेवियो ने। ठीक है, पेवियो के सिद्धांत के अनुसार आर्थी और चाक्षुष संकेतों से स्मृति बढ़ती है, क्योंकि इनमें से कोई भी प्रत्याहान करा सकता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, जिसमें मीनिंग होगा, मीनिंग होना चाहिए और विजुअल क्यूज होने चाहिए, तो क्या होगी, हमारी मेमोरी को इंपॉर्टेंस मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा अच्छे से अंदर। ठीक है, जो हमारे साथ कर रहे हैं उनकी टेंशन की बात नहीं है। अगला देखिए, अगली बात कर रहे हैं डिसलेक्सिया के बारे में, यहाँ पर यानी कि पठन वैकल्य के बारे में बात हो रही है। पढ़ने में होने वाली कठिनाई को व्यक्त करने के लिए एक पारिभाषिक शब्द क्या दिया है यहाँ पे, डिसलेक्सिया यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन है, पूछ लेगा डिसलेक्सिया क्या होता है, तो पढ़ने में होने वाली कठिनाई जो होती है हमको, वो क्या है, वो हमारा डिसलेक्सिया है। पढ़ने मिलेगा आपको कहाँ पर, लर्निंग वाले चैप्टर के अंदर, आई गेस। यहाँ देखिए, अगला जो आ रहा है वो है आपके पास इकोइक मेमोरी, प्रति ध्वन्यात्मक स्मृति। ध्वन्यात्मक उद्दीपकों की क्षणिक संवेदी स्मृति। यदि अवधान कहीं और है तो भी 3 या 4 सेकंड के अंदर ध्वनि या शब्द का प्रत्याहन किया जा सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इकोइक मेमोरी। इसी का जुड़वा भाई बहन कौन है, वो है दूसरा आपका आइकॉनिक मेमोरी। ठीक है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। इकोइक मेमोरी क्या होती है, वो है आपकी प्रतिध्वन्यात्मक, और आइकॉनिक कौन सी होती है, वो होगी आपकी विजुअल वाली। ठीक है, अगली देखिए, यहाँ पे अगला क्या बोल रहा है, यहाँ पे इकोइक मेमोरी की बात कर रहा है। अगला बोल रहा है अपवाही तंत्रिका कोशिका के बारे में, यानी कि एफरेंट न्यूरॉन्स के बारे में। याद करिए, पिलर 1 में क्या देखा था आपने, वही चीज आपको यहाँ देखने मिल रही है। आपने वहां कितने सुंदर तरीके से देखा था पिलर 1 के अंदर। ठीक है, वही एफरेंट की बात हो रही है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है आपके, एफरेंट न्यूरॉन्स क्या होते हैं, एफरेंट फाइबर्स। यह तंत्रिका तंत्र के आवेग को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से दूर तक भेजते हैं, तथा मांसपेशियों और ग्रंथियों की प्रभावक इकाई की ओर भेजते हैं। ठीक है, किसके आउट कर रहे हैं, आपके सीएनएस से आउट कर रहे हैं, और कहाँ भेजेंगे, आपके मोटर मूवमेंट्स के लिए भेजेंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने डायग्राम के साथ काफी अच्छे तरीके से देखा था। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका अपवाही तंत्रिका तंत्र। इसी का भाई कौन मिलेगा आपको, वो मिलेगा ए से, जो क्या करेगा, आपके सीएनएस में अंदर लेके आएगा। अगला देखिए, अगला आपके पास आता है अहम केंद्रवाद। ये पढ़ने मिलेगा आपको चैप्टर नंबर 3 के अंदर। अहम केंद्रवाद की बात करें, ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, अभी तक पीआईगेट के बारे में आपने 3-4 चीजें सीखी, उसी में से एक और क्या है, पहले क्या देखा, कंजर्वेशन देखा, एनिमिज्म देखा। अब क्या आया है, ई से आ गया है आपका ईगोसेंट्रिज्म, पूर्व संक्रियात्मक। ठीक है, याद आपको आएगी अब क्या, एनसीईआरटी में स्पेलिंग मिस्टेक है ना, हमारे साथ देख रहे हैं तो मिल ही जाएगी आपको, टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक, वहां पे क्या लिखा था, वहां पे लिखा था पूर्ण। ठीक है, पूर्ण संक्रियात्मक। तो यहाँ पे क्या लिखा है, पूर्व संक्रियात्मक की बात कर रहे हैं। प्री ऑपरेशनल थिंकिंग की एक प्रमुख विशेषता, जो किसी व्यक्ति द्वारा अपने परिप्रेक्ष्य और किसी दूसरे के परिप्रेक्ष्य के बीच भेद ना कर पाने की अयोग्यता की ओर संकेत करती है ना। ईगो मतलब अहंकार हो जाता है। छोटे बच्चे जो होते हैं उनको क्या होता है, अहंकार हो जाता है कि नहीं मम्मी, नहीं पापा, नहीं दीदी, नहीं भैया, जो हम बोल रहे हैं वही सही है, आपको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, ओके। अगला देखिए, अगला बात करें, यहाँ पे अगली बात करेंगे हम इलेबोरेटिव रिहर्सल के बारे में, यानी कि विस्तृत पूर्वाभ्यास। ठीक है, ये कहाँ काम आता है, देखिए दिया हुआ है। इलेबोरेटिव रिहर्सल क्या करेंगे, अल्पकालिक स्मृति में नई सूचनाओं को दीर्घकालिक स्मृति में संचित परिचित सामग्री से जोड़ना। ठीक है, आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी में है उससे क्या करेंगे हम, एलटीएम में भेजेंगे। कैसे,
उसको हम करेंगे विस्तृत पूर्वाभ्यास से। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम इलैबोरेटिव रिहर्सल। कहाँ पे काम आती है? एलटीएम में स्टोर करने के लिए आती है। आपकी जो एमआर है आगे पढ़ने मिलेगी आपको। मेंटेनेंस रिहर्सल वो कहाँ मिलती है आपको? वो मिलती है आपको एसटीएम के अंदर। अगला देखिए, अगला है यहाँ पे इमोशन, संवेग के बारे में। संवेग ऐसी स्थितियां जो व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण समझी जाती हैं, उनके प्रति अनुक्रियाओं में परिवर्तनों का एक जटिल रूप जिसमें शारीरिक उत्तेजन, अनुभूति, विचार और व्यवहार सम्मिलित होते हैं। ये ठीक है, हो सकता है आपसे नहीं पूछेगा आपसे इमोशन की डेफिनेशन क्या होती है इतनी लंबी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए इमोशन होते क्या है, आपके भाव होते हैं क्या। अगला देखिए, अगला बात कर रहा है सामवेगिक बुद्धि के बारे में। पूछ सकते हैं डेफिनेशन, ऐसे कौशलों, ऐसी स्किल्स का समुच्चय, समुच्चय यानी कि संगठन जो संवेगों के सही आकलन, मूल्यांकन, असेसमेंट, अभिव्यक्ति और रेगुलेशन के आधार पर होते हैं। ये आपको डेफिनेशन पूछ सकता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या क्या चीजें आती हैं, तो आप क्या करेंगे? सही आकलन, मूल्यांकन, अभिव्यक्ति और नियमन के आधार पर होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस बोलते हैं। किसने दिया था? सेलोवे एंड मेयर ने एज पर योर एनसीईआरटी दिया था। ठीक है, ओके। अगली चीज देखिए, अगली चीज क्या है? अगली चीज है लाल रंग के साथ। क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है आपका एनसेफेलाइजेशन बोल रहा है। ठीक है, मस्तिष्कीकरण बोल रहा है यहाँ पे, एनसेफेलाइजेशन बोल रहा है। जैव उद्विकास संबंधी, ठीक है, जैव उद्विकास संबंधी विकास के दौरान जब हम क्या देखते हैं, जब हम पढ़ते हैं बायोलॉजी के बारे में, इवोल्यूशन के बारे में, जब हम देखते हैं किस प्रकार से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, उसकी जब हम बात करते हैं, देखते हैं यहाँ पर हम, तो हमको क्या देखने मिलता है? हमको देखने मिलता है तंत्रिका तंत्र के व्यापक विस्तार की प्रवृत्ति जो जीव प्राणी के शीर्ष सिरे की ओर होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं मस्तिष्कीकरण, एनसेफेलाइजेशन। वही आगे जाके इसमें क्या पढ़ते हैं आप? डायनसेफ्लॉन, मीजेंसेफ्लॉन, प्रोजेंसेफ्लॉन, वो सब चीजें पढ़ते हैं आप इसके अंदर। अगला देखिए, अगली बात कर रहे हैं यहाँ पे कूट संकेतन के बारे में, यानी कि एनकोडिंग के बारे में। कल भी आपको सवाल था एनकोडिंग संबंधित। स्मृति तंत्र में आपका जो मेमोरी सिस्टम है, पहली बार आने वाली सूचनाओं का अभिलेखन करने की प्रक्रिया, वो क्या कहलाती है? एनकोडिंग कहलाती है। जिस प्रकार से इस लेक्चर की चीज है कि आपकी जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है इंपॉर्टेंट है, इसको क्या किया? इसको आपने प्रॉपर्ली एनकोड किया। ठीक है, यही क्या कहलाती है? आपकी एनकोडिंग। आपके मस्तिष्क में, स्मृति में जाके किसी पार्ट में स्टोर हुई होगी, और अगली बार जब एग्जाम हॉल में आपको देखने मिलेगा डाइवर्जेंट थिंकिंग, तो आपको ये लेक्चर और ये सवाल आपको यहाँ पे याद आएगा। तो वहां पे क्या कर लेंगे आप? वहां पे प्रॉपर्ली आप रिट्रीवल कर लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियां, यानी कि एंडोक्रीन ग्लैंड्स के बारे में बात हो रही है। वे ग्रंथियां जो अपने हार्मोन सीधे रक्त में प्रवाह, देखिए कितना बढ़िया सवाल यहाँ दिया हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कितना बढ़िया सवाल दिया है, देखिए आपको केवल 2 लाइन दिख रही है, लेकिन कितना बढ़िया सवाल दिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे पूछ रहे हैं एंडोक्रीन ग्लैंड्स वे ग्रंथियां जो अपने हार्मोन सीधे रक्त प्रवाह में स्रावित करती हैं। ठीक है, हार्मोन कहाँ छूटेगा सीधे? हार्मोन सीधे ब्लड में छूटता है, इसलिए वो स्लो होता है। ठीक है, ब्लड में छूटता है इसलिए स्लो होता है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, हार्मोन्स क्या है? कुछ इस प्रकार के रसायन है, केमिकल्स है, जो कहाँ छूटेंगे? आपके ब्लड के अंदर छूटेंगे, आपके खून में छूटेंगे। ठीक है, तभी देखिए जो जीएच है आपका ग्रोथ हार्मोन है, कहाँ से निकलता है नीचे बताइएगा कमेंट करके, मालूम हो तो। ठीक है, तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो क्या करता है? एकदम से छूटता है, तो ऐसा नहीं कि आपकी एकदम दाढ़ी बाल है ना, जो आपके सब चीजें हैं वो डेवलप हो जाती हैं। आपके जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एकदम से डेवलप नहीं होते, स्लोली स्लोली होते हैं ना। एक दिन थोड़ा सा डेवलप, फिर 2 दिन, फिर 4 दिन, इस प्रकार से होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके ब्लड में जा रहा है एंड प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, स्लो होती है। लेकिन जैसे ही आपको करंट लगता है, करंट से आपको तुरंत मालूम पड़ता है कि हमको जो है अपना हाथ हटाना है वहां से। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो फटाक से काम करते हैं, है ना। इस प्रकार से तुरंत जो है एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, आगे सिग्नल पहुंचता है हाथ तक, और बोलता है अपना हाथ जो है पीछे खींचो। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ओके, तो बायोलॉजी आ गई, तो इंटरेस्ट की बात है तो डीप में एक्सप्लेन करना जरूरी है। अगला देखिए, पर्यावरण या परिवेश, एनवायरमेंट क्या है? भौतिक, फिजिकल हो सकता है, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक बाह्य स्थिति का कुल योग जो प्राणी के कार्य को प्रभावित करता है। ठीक है, आप इस एनवायरनमेंट में बैठ के वीडियो देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। जैसे ही आपका एनवायरनमेंट चेंज होता है, आप उठपटांग वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं, ये क्या है? सिंपली आपका एनवायरनमेंट है। ठीक है, तो जितने अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे, मतलब जितनी अच्छी वीडियो देखेंगे आप, उतना आपका फायदा होगा। ओके, अगला देखिए, अगली बात कर रहे हैं यहाँ पे घटना परक स्मृति के बारे में, यानी कि एपिसोडिक मेमोरी के बारे में। एक प्रकार की दीर्घकालिक स्मृति, तो याद रखिएगा एलटीएम है एक प्रकार की, कौन सी? आपकी एपिसोडिक मेमोरी, जो आत्मगत या निजी सूचनाएं धारण करती है और जिसे विगत घटनाओं के लिए विशेष कालावधि में संदर्भ हेतु कोड किया जाता है। एपिसोडिक मेमोरी इस प्रकार की होती है। ठीक है, अगर आपके लिए बोला जाए कि 2007 के अंदर क्या हुआ था, ठीक है, तो आपकी मेमोरी में होगा 2007 में आपका बर्थडे था, मतलब बर्थडे था मतलब आप पैदा हुए थे 2007 में, या फिर और कुछ चीज हुई थी, या आपकी शादी हुई थी, ठीक है, 2007 में, या फिर आपका बच्चा हुआ था, है ना। कुछ चीज ऐसी होगी जो आपके लिए होगी। ठीक है,
लेकिन हो सकता है 2007 में कोई जो है सुनामी 2004 में जो थी, ठीक है, उससे पीड़ित हुआ हो कोई, ठीक है, सुनामी भूकंप से कोई पीड़ित हुआ हो, ठीक है, तो उसके लिए एक अलग प्रकार की मेमोरी है, आपके लिए कुछ अलग प्रकार की मेमोरी है। इसी को क्या बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हम आपकी एपिसोडिक मेमोरी, जो आपके लिए प्रॉपर एक एपिसोड के रूप में काम कर रही है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है। तो हर किसी के लिए अलग अलग हो सकती है, यस बिल्कुल अलग अलग हो सकती है, लेकिन वही बात करें अगर 1947 की, ठीक है, तो 1947 में सुनामी पीड़ित के लिए भी आजाद हुए थे हम, और आपके लिए भी, जिसकी शादी हुई थी यहाँ पे तो साथ में, उसके लिए भी हम क्या हुए थे, आजाद हुए थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट का मीनिंग क्या है, इसके लिए भी सेम है, आपके लिए भी सेम है। इस प्रकार की मेमोरी क्या कहलाती है, सिमेंटिक मेमोरी कहलाती है, ठीक है। इसको आप ध्यान रखें, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे वर्ड्स वगैरह को मीनिंग्स वगैरह दे रहे हैं, वहां पर हम असाइन कर रहे हैं, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये होता है आपका एपिसोडिक मेमोरी। एंड दूसरा वाला कौन सा था आपका, वो था आपका सिमेंटिक मेमोरी। आगे पढ़ने मिलेगा आपको एस के साथ में। अगला देखिए, अगले की हम बात करें यहाँ पे, सम्मान संबंधी आवश्यकताएं, एस्टीम नीड्स आती है, कहाँ देखने मिलती है, मैस्लो के अंदर देखने मिलती है। मैस्लो के सिद्धांत में प्रतिष्ठा, सफलता और आत्मसम्मान की आवश्यकताएं जो है वो क्या है, एस्टीम नीड्स कहलाती हैं। आत्मीयता और प्रेम संबंधी आवश्यकताओं के तुष्ट होने के बाद इन्हें पूरा किया जा सकता है। सवाल पूछ लेगा आपसे कि एस्टीम नीड्स कब आती हैं, जब आप आत्मीय हो जाएंगे और प्रेम संबंधी जो आपकी नीड्स हैं वो फुलफिल हो जाएंगी, तुष्ट होने के बाद इन्हें पूरा किया जा सकता है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम काउंट करेंगे हमारी एस्टीम नीड्स के अंदर। अगला देखिए, अगली बात कर रहे हैं यहाँ पे इवोल्यूशन के बारे में। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी अगेन एंटर करती है यहाँ से। इवोल्यूशन क्रम विकास की बात करें, चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत, जिसके अनुसार समय क्रम में प्राणी उत्पन्न होते हैं और अपने विशिष्ट पर्यावरण की अनुकूलन आवश्यकताओं के अनुसार ढल जाते हैं। पहले मालूम पड़ा कि ये जो इंसान था, इसको मालूम पड़ा कि ये फूल नहीं खाना, ये जो फूल है ये जंगली है, ठीक है। तो इसने अपने बच्चों को बताया जंगली है, इसने अपने बच्चों को बताया जंगली है। इस प्रकार से क्या होते गए, हम इवॉल्व होते गए, हमारा क्रम विकास वहां पर होता गया। इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। अगला देखिए, अगले की हम बात करें, अगला क्या है हमारे पास, अगला हमारे पास जो है वो है प्रयोग। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, चुने हुए परिवर्तियों के मध्य कारण संबंध की जांच के लिए। एक्सपेरिमेंट क्यों करेंगे, हमको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप वहां पे स्टेब्लिश करना है, ठीक है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हमको स्टेब्लिश करते हैं, मध्य कारण संबंध की जांच के लिए नियंत्रित परिस्थितियों, है ना। कैसे होगा एक्सपेरिमेंट, आपके कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होता है मोस्टली, के अंतर्गत किए गए परीक्षणों की एक श्रृंखला। तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम ऑब्जर्व करेंगे उन चीजों को, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं आपका यहाँ पर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। ये था आपका एक्सपेरिमेंट यहाँ पर। एंड उसके बाद अगला जो हम चलेंगे यहाँ पे, अगला चलेंगे हम अगले वीडियो के अंदर, बात करेंगे आपकी एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को बोल रहे हैं किसी प्रयोग में प्रयोज्यों का वह समूह जो अनाश्रित परिवर्तन के संदर्भ में कोई विशेष व्यवहार प्राप्त करता है। ये आप ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं, वहां पे आपको एक्सप्लेन किया था ईजी के बारे में और सीजी के बारे में, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप एंड कंट्रोल ग्रुप के बारे में आपको बताया था, वही चीज यहाँ बोल रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपका प्रायोगिक समूह यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। देखा आपने यहाँ पर ई के बारे में, अगले इसमें हम और ई पढ़ेंगे और फिर आगे चल के हम फ्यूग स्टेट वगैरह की हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये था इस सीरीज का लेक्चर नंबर 5 पेज कर लिए हमने यहाँ पर। इसके पहले की अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, और अगर देख लिए हैं तो अच्छी बात है। इसी तरह से कंटिन्यू करिए। संडे को आपका मॉक टेस्ट हुआ था, उस मॉक टेस्ट को अगर नहीं लगाया है तो जाके लगा लीजिए, कल वाली वीडियो देख लीजिएगा, मॉक टेस्ट वाली उसको लगाइए। उस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे पीजीटी के अंदर भी। तो आपने जिस प्रकार से आपके आंसर आए होंगे तो देखिए आप किस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया है तो क्या करना है, नहीं आया है तो शेयर कर दीजिए ताकि उनको पसंद आ जाए, और फिर सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। और अगर कुछ फाउंडेशन वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, ज़बरदस्ती कोई नहीं है, आपकी इच्छा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हैं, उनको फॉलो करें एंड वहाँ से उनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी और विषय के बारे में। तब तक के